सर, भारत के राष्ट्रध्वज की परिकल्पना के पीछे कौन था? देखिए, भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर हमें मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जनवरी 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले कलकत्ता में फहराया गया था। 1906 में फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 में असल में जो राष्ट्रध्वज था, जिसको उस वक्त राष्ट्रध्वज बोला जाता था, एक तिरंगा था जिसमें कि पीला रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग ये शामिल थे और नारंगी रंग, और ये तीन रंगों के साथ सितारे थे। एक चांद सितारा था और एक सूरज था, और इसके बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। पहली बार सुपिंदर बासु ने एक जुलूस था, पारसी बागान करके एक लोकेलिटी है कलकत्ता में, वहाँ जुलूस निकल रहा था स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में स्वराज को लेकर, तो वहाँ पे ये झंडा उन्होंने सबसे पहली बार फहराया था। जब दिसंबर में कांग्रेस की मीटिंग कलकत्ता में हुई तो दादा भाई नौरोजी ने इसी झंडे को कांग्रेस की मीटिंग में फहराया और कहा कि इस झंडे के अधीन हम आगे से काम किया करेंगे, स्वराज की जो लड़ाई है वो इस झंडे के अधीन होगी। ये जो तीन रंग थे, इनमें से एक हिंदू धर्म के लिए था, एक बौद्ध के लिए था, एक मुसलमानों के लिए था। जो 8 सितारे बने हुए थे, उनमें वो 8 जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, उनको रिप्रेजेंट करते थे। जो सूरज था वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता था, उनकी शक्ति को रिप्रेजेंट करता था। जो चांद तारे का निशान था वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था। 1911 में जो अगला सेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन में फिर से यही झंडा इस्तेमाल किया गया, और इस मर्तबा झंडे के पहले जो गाना गाया गया वो जनगण मन था। जनगण मन एक बहुत लंबा सा गाना था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जनगण मन गाया गया। तब से लेकर एक परंपरा बैठी कांग्रेस में कि हमें झंडा फहराना चाहिए अपना, ना कि हमें अंग्रेजों का झंडा। झंडा वंदन के लिए भीखाजी कामा ने 1907 में जब स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने जो 1906 वाला झंडा था वो स्टुटगार्ट में फैलाया। और बहुत बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती कि भीखाजी कामा ने पहली बार ये झंडा फहराया था, पर जैसा मैंने कहा, पहली बार झंडा 1906 में फहराया गया। इस पूरे सिलसिले में जो सवाल उठता था वो ये उठता था कि जी हमें कहीं ना कहीं अपना झंडा वंदन करना चाहिए। फिर 1916-17 में जब लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई के दौरान पिंगली वेंकैया ने विचार किया कि हमें देश के लिए एक अलग से झंडा बनाना चाहिए जो कि हमारे देश को आसानी से बता सके, और उन्होंने झंडे के लिए करीब 25 डिज़ाइनें चुनी। 25 डिज़ाइनें जो उन्होंने बताई थी, उसके लिए उन्होंने छोटी सी पैम्फलेट लिखी। वो ज्योग्राफी जियोलॉजी पढ़ाया करते थे एक लोकल कॉलेज में, और उन्होंने इस झंडे के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू किया। फिर 1920-1921 में, अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल होता है। तो गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में एक चर्चा होती है, जिसमें दोनों आपस में तय करते हैं कि भाई हमें ना अपने नेशन के लिए, नेशन स्वराज की तरफ अग्रसर है। 1920 अगस्त में कहा जाता है कि हम 1 साल में स्वराज हासिल कर लेंगे। नेशन स्वराज की तरफ अग्रसर है, और इस स्वराज के लिए वो कहते हैं जब हम नेशन बनेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, तो हमारे को झंडा चाहिए, और एक झंडा चाहिए, एक राष्ट्रगीत चाहिए। तो राष्ट्रगीत तो हाजिर था, वंदे मातरम। झंडा जो था वो एक तिरंगा उन्होंने लिया, जो कि पिंगली वेंकैया का जो एक डिज़ाइन था उनमें से एक झंडा उन्होंने चुना। जो पिछला वाला झंडा था 8 प्रोविंस वगैरह वाला झंडा, वो छोड़ दिया गया क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया को। और ये जो नया झंडा था, इसमें बीच में चरखा बनाया गया, सफ़ेद, लाल और हरा रंग रखा गया, जो कि सफ़ेद सभी धर्मों के लिए, लाल हिंदुओं के लिए और हरा मुसलमानों के लिए। फिर ये विचार किया गया कि इसमें जो लाल रंग है उसको बदल दिया जाना चाहिए। लाल की जगह जो सही रंग होना चाहिए हमारे लिए वो केसरिया रंग है। सो केसरिया रंग वाला झंडा हमारे लिए चला। ये जो केसरिया रंग वाला झंडा था, इस केसरिया रंग वाले झंडे में केसरिया रंग सबसे ऊपर था, हरा रंग सबसे नीचे था। जो पिछले झंडे थे उनमें हरा रंग ऊपर था, केसरिया रंग या जो लाल रंग होता था वो नीचे हुआ करता था। ये झंडा चलता रहा हमारे साथ
1930 में जब फिर से स्वतंत्रता के लिए प्रण किया गया कि हम अगले 1 साल में आज़ादी हासिल कर लेंगे, फिर से यही झंडा कांग्रेस का इस्तेमाल किया गया। 1942 में भी कांग्रेस का यही झंडा चला, जो कि चरखे वाला झंडा था, जो कि इसेंशियली कांग्रेस का झंडा माना जाता था। और 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो बात ये आई कि हमें अपने लिए एक अब प्रॉपर नेशनल फ्लैग चाहिए। तब नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी की सलाह थी, वैसे लैला तैयब जी का कहना है कि उनकी मां ने ये सलाह दी थी। तो ये सलाह ये थी कि हमें एक झंडा ऐसा बनाना चाहिए जो एस्थेटिकली आसान हो डिस्प्ले करने में। एस्थेटिकली आसान हो डिस्प्ले करने में मीन्स वो बैलेंस सा झंडा हो, जिसका कि जो 2 पक्ष होते हैं, चाहे उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, एक जैसा दिखना चाहिए। तो उन्होंने वो चरखा निकाला और चरखे की जगह एस्थेटिक सेंस के लिए अशोक चक्र को बीच में डाला। अब इस अशोक चक्र के ऊपर संविधान सभा में कई बार चर्चा हुई कि ये अशोक चक्र होना चाहिए या ये सुदर्शन चक्र होना चाहिए, और इसके ऊपर फाइनली ये सहमति की गई कि जी सुदर्शन चक्र जो है वो थोड़ा एग्रेसिव सा लगता है, तो हमें उस तरह के एग्रेशन से बचना चाहिए और हमें सुदर्शन चक्र की जगह अशोक चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सो जो वर्तमान झंडा हमारा है ये 22 जनवरी 1947 में अपना। सर, तिरंगा से अभी ये तिरंगा के 3 रंग जो हैं किस बात का संदेश देते हैं और चक्र करते हैं? अभी देखिए, अभी तक जो चर्चा चल रही थी 22 जनवरी 1947 तक चर्चा थी, वो चर्चा ये थी कि जो केसरिया रंग है वो हिंदुओं का है, हरा रंग है वो मुसलमानों का है, सफ़ेद रंग है वो बाकी सभी धर्मों का है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि जो हिंदुओं का रंग बताया जाता था वो पीला या केसरिया था, और बौद्धों के लिए जो रंग बताया जाता था वो ऑरेंज सा रंग था, और मुसलमानों के लिए जो रंग था वो हरा रंग था। पर 1947 में परिस्थिति बदल चुकी थी। 1947 की परिस्थिति में बड़ी क्लैरिटी थी कि यदि आप इस देश पे हिंदू मुसलमान बौद्ध करते रहेंगे तो आपका इस देश पे जीना मुश्किल हो जाएगा। इस देश में आप हिंदू मुसलमान बौद्ध के आधार पे जीवन नहीं बिता सकते। सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप इंडिविजुअल की है, और ये जो नागरिकता है कि हर नागरिक इंडिविजुअल है, वो किसी धर्म या समाज या संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इस बात की चर्चा में फिर ये कहा गया कि आपको ये जो रंग हैं इनके मायने भी बदलने पड़ेंगे। तब ये मायने रखा गया कि सैफरन का जो मायना है वो है सेक्रीफाइस, हरे रंग का मायना है हमारी हरियाली, हमारी धरा, और सफ़ेद रंग का मायना है हमारी स्वच्छता, हमारी एकाग्रता और हमारी दूसरों के साथ काम करने की क्षमता। सर, तिरंगा बनाते वक्त भीकाजी कामा के मन में क्या सोच थी? भीकाजी कामा ने तो केवल वो झंडा अपनाया जो कि उसके पहले दादा भाई नौरोजी इस्तेमाल कर चुके थे 1906 में दिसंबर में। भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में जब स्टुटगार्ट के सम्मेलन में गई तो उन्होंने वही झंडा अपनाया। बस उन्होंने उसमें थोड़ा सा एक ये भेद ये किया कि जो पहले 8 सितारे थे उन 8 सितारों की जगह उन्होंने 8 कमल के फूल लगा दिए। तो कमल के फूल को हिंदुस्तान की परंपरा में बहुत ही अहम माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो 8 प्रोविंसेस 8 कमल के फूल थे, बाकी पूरा का पूरा झंडा वही था जो कि 1906 की कांग्रेस रैलीज में इस्तेमाल हुआ करता था। सब पिंगली वेंकैया की तिरंगा डिजाइन करने की पूरी कहानी क्या है? पिंगली वेंकैया तो एक आर्टिस्टिक किस्म के एकेडमिक थे, तो वो तो झंडों की अलग अलग डिज़ाइन के साथ वो खिलवाड़ करते थे। जैसे कि नॉर्मली आर्टिस्ट करते कि बहुत सारे वर्जन्स बनाए, हर वर्जन को लोगों के साथ साउंड आउट किया। तो जो फाइनल डिज़ाइन उनकी थी वो तो चुनी गई महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अन्यथा पिंगली वेंकैया के पास तो करीब 25-30 डिज़ाइनें थी जो कि उन्होंने एक छोटे से पैम्फलेट में छाप के भी कांग्रेस के सदस्यों को बांटी थी, और उनसे चर्चा की थी कि भाई इनमें से कोई एक अच्छा सा झंडा आप अपने लिए चुन लो। उन सारी डिज़ाइनों में जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि जो 8 प्रोविंसेस की चर्चा थी, अभी तक वाला जो झंडा था उसमें 8 प्रोविंसेस की चर्चा थी। पिंगली वेंकैया की डिज़ाइन में ये 8 प्रोविंसेस नहीं थे। इनकी जगह लाल था, हरा था, लाल हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाला, हरा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाला, चरखा गरीबों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस डिज़ाइन को महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इसमें आप सफ़ेद भी डालिए और चरखे को आप थोड़ा छोटा बनाइए, सफ़ेद के अंदर रखिए। तो वो वाली डिज़ाइन महात्मा गांधी द्वारा चुनी गई।